नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल के ऊपर। और चलिए शुरुआत करते हैं आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि जो हमारा इंडिया है, ठीक है ना, हमारा इंडिया इतना डेवलप क्यों नहीं है। ठीक है, हमारा इंडिया इतना डेवलप क्यों नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो 1947 से लेके तो आज तक कितना समय था इंडिया के पास, ठीक है ना। 2023 आ चुका है, इतना सारा समय था इंडिया के पास, अराउंड 75 ईयर्स थे इंडिया के पास। तो फिर इन 75 सालों में, 70 सालों में इंडिया इतना डेवलप क्यों नहीं हुआ। क्योंकि आप अगर देखते हैं दोस्तों यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, ठीक है, आप अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को देखते हैं, सिंगापुर को देखते हैं, ठीक है ना, सिंगापुर को देखोगे, यूएई को देखोगे, यूएसए को देखोगे, तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों कि इन इन देशों में जब भी क्रांति आई, जैसे पहले किसी समय जैसे यूएई यूएई में पहले कभी बैकवर्डनेस रही होगी, कभी गुलामी रही होगी, उससे आज़ादी मिली, फिर उसके बाद में जब देश ने चालू किया तरक्की, तो ऐसे बहुत ही कम देश है दोस्तों जो अफ्रीका के कुछ देशों को छोड़ दिया जाए अगर, अफ्रीका के जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज है जैसे कोंगो, रवांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, सोमालिया, अल्जीरिया, इनको छोड़ दिया जाए अगर, तो ऐसे बहुत ही कम देश है दोस्तों जो 75 ईयर्स में भी अंडर डेवलप्ड है। ऐसे बहुत ही कम देश है जो 75 ईयर्स होने के बावजूद, 75 ईयर्स हाथ में होने के बावजूद भी अंडर डेवलप्ड है, ऐसे देश बहुत कम है, ठीक है ना। तो फिर इंडिया इस कैटेगरी में क्यों है, तो उसके मैं कुछ रीजंस आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों क्या है ना, जैसे कुछ लोग ब्लेम डालते हैं कि इंडिया मल्टी मल्टी एथनिक कंट्री है, ठीक है ना। इंडिया जो है मल्टी एथनिक कंट्री है, मल्टी एथनिक है, मल्टी रिलीजियस है, मल्टी कास्ट है, ठीक है ना, इस टाइप का कंट्री है इंडिया। इस वजह से जो इंडिया है हमारा वो ये अचीव नहीं कर पा रहा है, क्या बोलते हैं, उस वजह से प्रोग्रेसिव विचारधारा नहीं आ पा रही है, ठीक है ना। उस वजह से प्रोग्रेसिव थॉट्स जो है जनरेट नहीं हो पा रहे, प्रोग्रेसिव थॉट जनरेट नहीं हो पा रहे, क्योंकि मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस है, मल्टी कास्ट है, ठीक है ना, मल्टी कास्ट एंड एक्सेट्रा मल्टी लिंगुअल है, ठीक है। तो उस वजह से जो है प्रोग्रेसिव विचार जो है जन्म नहीं ले पाते, इस वजह से तो इस टाइप की जो भी कंट्रीज होती है वो अंडर डेवलप्ड ही होती है, ठीक है ना। उनको बहुत लंबा समय लग जाता है विकास करने के लिए, ऐसा कुछ लोगों का मत रहता है, कुछ लोगों का कहना रहता है, लेकिन ये गलत कहना है दोस्तों। क्यों गलत है, क्योंकि अगर आप देखेंगे सिंगापुर को, ठीक है ना, अगर आप सिंगापुर को देखेंगे तो इट इज़ ऑल्सो मल्टी एथनिक कंट्री, ठीक है ना, मल्टी एथनिक एंड मल्टी रिलीजियस। तो मल्टी एथनिक और मल्टी रिलीजियस तो ये भी है, मल्टी एथनिक मल्टी रिलीजियस कंट्री सिंगापुर भी है। और सिंगापुर कब आज़ाद हुआ वो तो मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन 75 सालों में सिंगापुर ने तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर लिया था। इंडिया अंडर डेवलप रह गया, लेकिन सिंगापुर ने बहुत तरक्की कर लिया था। तो फिर ऐसे क्या फैक्टर्स है जो इंडिया को पीछे रखते हैं और बाकी देशों को आगे ले जाते हैं। तो सबसे मेन फैक्टर जो है, जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो है आम जनता। आम जनता इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। आम जनता कैसे रिस्पॉन्सिबल है, अब यहाँ पे कुछ कुछ मिथ्स है दोस्तों। क्या क्या मिथ्स है, मिथ्स ये है कि पॉलिटिशियंस के कारण इंडिया डेवलप नहीं हो पाया, ये एक मिथ है। तो ये वाला मिथ तो मैं दूर कर देता हूँ कि पॉलिटिशियन के कारण डेवलप नहीं हो पाया वाला जो मिथ है, ये मिथ गलत है दोस्तों। क्यों गलत है, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस है ना वो आम जनता से ही ग्रो होते हैं, आम जनता से ही निकले हुए लोग होते हैं, ठीक है ना। जैसे आज कोई पॉलिटिशियन XYZ है सपोज, तो या तो वो आम जनता से उदय हुआ होगा उसका, या तो उसके पिताजी या दादाजी पॉलिटिशियन रहे होंगे, इस वजह से वो पॉलिटिशियन है, ठीक है ना। तो कभी ना कभी तो आम जनता का ही पार्ट रहा होगा वो भी, ठीक है ना। तो पॉलिटिशियंस आर ए रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, पॉलिटिशियंस आर ए रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, पॉलिटिशियंस आर ए रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो फिर इंडिया डेवलप क्यों नहीं है, उसका सारा दारोमदार किस पे है, आम जनता पे। अब आम जनता कैसे रिस्पॉन्सिबल है इंडिया के अंडर डेवलप्ड होने में, वो भी सुनो, वो भी मैं बताता हूँ कि आम जनता कैसे रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। जैसे आप में से कई सारे लोग IAS IPS एक्सेट्रा मतलब ब्यूरोक्रेसी में जाने वाले हो बेसिकली, ठीक है ना। ब्यूरोक्रेसी में आप में से कई लोग जाने वाले हो। अभी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि आप लोगों में से जितने भी लोग ब्यूरोक्रेसी में जाओगे, आप लोगों में से 80 से 90% लोग, आप में से 80% 90% लोग ब्यूरोक्रेसी में जाने के बाद करप्शन करोगे। ये ब्लेटेंट फैक्ट है कि आप 80 से 90% लोग, आप लोग जो भी ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हो, उसमें से 80 90% लोग ब्यूरोक्रेसी में जाने के बाद करप्शन करोगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। आम जब कोई नेता नेता जब कोई करप्शन के, हम हाइपोक्राइट्स है, हम इंडियंस जो है ना वो हाइपोक्राइट्स है। हम कैसे हाइपोक्राइट्स है, जब कोई नेता एंटी करप्शन स्पीच देता है, जब कोई नेता एंटी करप्शन स्पीच देता है, हम तालियां बजाते हैं, वी क्लैप। पर पर जब कोई हमारे आसपास का कोई रिश्तेदार, हमारा कोई रिश्तेदार जब अपना सूटकेस लेके दफ्तर जाता है, जब हमारा कोई रिश्तेदार सूटकेस लेके दफ्तर जाता है, सरकारी दफ्तर, सरकारी ऑफिस जाता है, और वहां पे वो नील करप्शन करता है। जैसे मान लो आपकी रिश्तेदारी में कोई IAS है और वो बिल्कुल ही नील करप्शन कर रहा है, मतलब बिल्कुल ही ईमानदार है, मतलब एकदम ही ज़्यादा कट्टर ईमानदार है, ठीक है ना। नील करप्शन कर रहा है कोई IAS है, उसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड ये सब भरा हुआ है, ठीक है ना, और वो रियल लाइफ में उसका पालन कर रहा है। तो एंटी करप्शन स्पीच पे तालियां बजाने वाले लोग, एंटी करप्शन स्पीच पे तालियां बजाने वाले लोग, ये नील करप्शन करने वाले व्यक्ति को उल्टा टोकते हैं, उल्टा टोकते हैं और मजाक उड़ाते हैं इसका, टोकते हैं मजाक उड़ाते हैं इसका।
मजाक उड़ाते हैं। कैसे मजाक उड़ाते हैं कि अरे तो तूने तो सीट सीट खराब कर दी, तूने तो यूपीएससी ज्वाइन करके सिविल सर्विसेज ज्वाइन करके एक सीट वाया कर दी तूने तो, उसका किसी का पेट भरा होता उस सीट में, तूने वो सीट लेके सीट खराब कर दी, मतलब एक सीट बर्बाद कर दिया, सब एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी पैसे कमाने की, अमीर होने की बर्बाद कर दी, ऐसा बोलते हैं। ठीक है ना। वही लोग है ये जो एंटी करप्शन स्पीच जब कोई नेता देता है तो तालियां बजाते हैं, वही लोग जब सूटकेस लेके कोई दफ्तर जाता है, कोई ईमानदार व्यक्ति, और वहाँ नील करप्शन करता है कोई आईएएस, तो उसको टोकते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको ऐसा पप्पू टाइप कहा जाता है कुछ। ठीक है ना, खराब खराब बातें कही जाती है उसको। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये तो हो गया पहली हाइपोक्रेसी हमारे इंडिया के लोगों की। इस वजह से क्या होता है, अगर ये मन का स्ट्रांग होगा, अगर ये मन का स्ट्रांग व्यक्ति होगा, स्ट्रांग विल वाला होगा, स्ट्रांग विल वाला होगा तो इग्नोर कर देगा, स्ट्रांग विल वाला होगा तो इग्नोर कर देगा कि जो भी तुम कह रहे हो उसको मैं मन पे नहीं लेता। पर अगर स्ट्रांग विल वाला नहीं होगा, स्ट्रांग विल वाला नहीं होगा तो क्या होगा, ये भी करप्शन करना चालू कर देगा, ये भी करप्शन करना चालू कर देगा, स्ट्रांग विल वाला नहीं होगा तो। समझ में आ रही ना बात। एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज, दिस साइकिल कंटिन्यूज। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, बाकी के देशों में क्या हुआ। जैसे सिंगापुर है, हमारे नेताओं के हाथ में भी उतना पावर नहीं है दोस्तों। अभी जैसे मान लो कोई XYZ व्यक्ति ईमानदार है और वो प्रधानमंत्री बन गया, ठीक है ना, वो प्राइम मिनिस्टर भी बन गया, वो कोई कट्टर ईमानदार व्यक्ति अगर प्राइम मिनिस्टर भी बन गया, और समझ लो ये कट्टर ईमानदार है, ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति अगर बन गया समझो प्रधानमंत्री, तो तुमको लगता है क्या कि वो मूवी में नहीं, क्या नायक मूवी की कौन सी मूवी है वो, आई डोंट नो द नेम एग्जैक्ट, शायद नायक मूवी में ही दिखाया है कि कोई कट्टर ईमानदार व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बन जाता है तो देश एक दिन में सिंगापुर समान बन जाता है, 5 साल में सिंगापुर समान बन जाता है, ऐसा दिखाया उस मूवी में। तो डू यू थिंक ऐसा हो सकता है? जवाब है ना। ऐसे ऐसे कट्टर ईमानदार प्रधानमंत्री आके चले गए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। देश जो है, हाँ ये सही है कि अगर बेईमान बेईमान प्रधानमंत्री, भारत का अगर प्रधानमंत्री कोई बेईमान व्यक्ति अगर बनता है तो उल्टा देश गड्ढे में जाएगा, ये बात सही है। लेकिन ये बात कहना गलत है कि कोई कट्टर ईमानदार व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बन गया तो इंडिया सिंगापुर समान बन जाएगा, ये कहना गलत है। क्यों गलत है, सुन लो। क्योंकि पीएम के हाथ में सब कुछ नहीं होता दोस्तों, पीएम के हाथ में सब कुछ नहीं होता। कई सारे लोग उसके अंडर काम करते हैं, उसके पार्टी के एमएलए एमपी पे डिपेंड करता है। तो फिर कोई बोल सकता है कि अगर ये प्रधानमंत्री है तो, और ये पार्टी का भी समझो प्रेसिडेंट है, समझो ये पार्टी का भी प्रेसिडेंट है अपने, तो ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए, इसने ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए जो ईमानदार हो, कट्टर ईमानदार हो। तो मैं बताता हूँ, ऐसे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, ठीक है ना, पास्ट में हो चुके हैं, उनके नाम नहीं लूंगा मैं, पर टिकट दिए, अच्छे अच्छे लोगों को टिकट दिए, पर जैसे ही इन लोग पावर में आते हैं, जैसे ही इन लोग पावर में आते हैं वैसे ही इन लोग करप्ट हो जाते हैं, जैसे ही पावर में आते हैं वैसे ही करप्ट हो जाते हैं। फिर इनको अगर ये हटाता है, इनको हटा दिया, करप्शन किया इसलिए, दूसरे को बिठाला, एक हम्बल बैकग्राउंड वाले दूसरे व्यक्ति को बिठाला। तो ये हम्बल बैकग्राउंड वाला जैसे ही पावर में आता है, इसकी हम्बलनेस खत्म हो जाती है, और वो भी बेईमान हो जाता है, करप्शन करने लगता है। एंड दिस साइकिल कंटिन्यूस। तो कितना भी कट्टर ईमानदार प्रधानमंत्री भी आ जाए हमारे देश में, तो भी करप्शन ना तो नील हो सकता है, करप्शन भी नील नहीं हो सकता, और कितना भी कट्टर ईमानदार प्रधानमंत्री आ जाए, ठीक है ना तो करप्शन नील होएगा, और ना ही इंडिया सिंगापुर समान बन सकता है। ठीक है ना। ये भारत की सोसाइटी को ही बदलना पड़ेगा खुद को, तभी इंडिया सिंगापुर समान बन सकता है। सिंगापुर में क्या हुआ दोस्तों, एक जमाना ऐसा भी था जब सिंगापुर में कम्युनल राइट्स होते थे, ठीक है ना, एक जमाना ऐसा हुआ करता था जब सिंगापुर में कम्युनल राइट्स होते थे। इस हालत में था सिंगापुर, जापान ने पूरा चूस के गया था सिंगापुर को, जापान की गुलामी से जब आजाद हुआ तो जापान ने पूरा सिंगापुर को चूस के गया था। तो कम्युनल राइट्स तक के होते थे, इस हालत में भूखा नंगा देश था वो सिंगापुर किसी समय। लेकिन आज की स्थिति देखो, आज तो एशिया की टॉप कंट्री है, वर्ल्ड की टॉप 5 कंट्री में आती है। तो ऐसा क्या था, लोग ईमानदार थे, लोग ईमानदार थे, और चेंज जब भी कुछ लाता था, जब भी कोई चेंज आता था तो उसको रेजिस्ट नहीं करते थे। हमारे यहाँ इंटरकास्ट मैरिज का विरोध होता है, आज भी होता है, ठीक है ना, इंटरकास्ट मैरिज का विरोध होता है, इंटर रिलीजन मैरिज का विरोध होता है हमारे समाज में आज भी। ना इंटर रिलीजन मैरिज करना चाहते हैं, ना इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर कोई लड़की है तो उसको उसकी चॉइस नहीं ली, उसको उसकी चॉइस का हस्बैंड नहीं चुनने दिया जाता, ठीक है ना। ऑनर किलिंग्स होती है। तो सिंगापुर के जो लोग थे दोस्तों, भूखा नंगा तो था वो देश, और मल्टी एथनिक मल्टी डाइवर्स कंट्री भी था, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग ही ईमानदार थे अंदर से। अगर अब चूंकि लोग ही अंदर से ईमानदार रहेंगे तो सिंगापुर डेवलप हुआ, बहुत डेवलप हुआ उस वजह से। और उस वजह से वहाँ का जो प्रधानमंत्री था, जो भी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, पर जो भी वहाँ का प्रधानमंत्री था, उस वजह से ही सिंगापुर को डेवलप कर पाया, ठीक है ना। अभी मैं और एक एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों इंडिया के लोगों के हाइपोक्रेसी का, कि इंडिया क्यों डेवलप नहीं होता। तुमको पता है ना, डाकू होते हैं कुछ लोग डाकू होते हैं, डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, ठीक है, डाकू डकैती चोरी ये करते हैं कुछ लोग, और इसके बल पे जीविका चलाते हैं अपनी, ठीक है ना, चोरी डकैती के बल पे जीविका चलाते हैं कुछ लोग अपनी। तो इन लोग क्या करते हैं दोस्तों, चोरी का माल जो है मंदिर में चढ़ाते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे चोर डाकू है जो मंदिर में चोरी का सामान चढ़ाते हैं, ठीक है ना, चोरी का सामान मंदिर में चढ़ाते हैं। डू यू थिंक गॉड विल आंसर टू द प्रेयर्स ऑफ सच पर्संस? मंदिर में तुम चोरी डकैती करके आ रहे हो और उसका सामान तुम मंदिर में चढ़ा रहे हो, ये सोच के कि पुण्य मिलेगा,
ये सोच के कि पुण्य मिलेगा। तो डू यू थिंक गॉड विल आंसर टू सच प्रेयर्स? डू यू थिंक गॉड विल इवन कंसीडर दिस प्रेयर? द आंसर इज नो। कोई पुण्य नहीं मिलने वाला। वो गॉड इतना बेवकूफ नहीं है, भगवान करप्शन में लिप्त व्यक्ति नहीं है तुम्हारा भगवान, ठीक है ना। हमारा जो भगवान है वो करप्शन में लिप्त व्यक्ति नहीं है, जो तुम चोरी का सामान सोना चांदी चढ़ा दोगे चोरी का और बोलोगे कि मुझे पुण्य मिल जाएगा और ये जो मैंने चोरी डकैती की इसके पाप से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वो जो भगवान है ना, ईश्वर जो है वो ये देखेगा, चोरी डकैती की तुमने, ये देखेगा ईश्वर, ये नहीं देखेगा कि तुमने कितने तोला सोना चढ़ाए, ठीक है ना। भगवान इतना बेवकूफ नहीं है, भगवान को बहुत अक्ल है। वो जो चोरी डकैती किया हुआ सामान है समझ जाएगा, वो तुमको कोई पुण्य नहीं देने वाला, ठीक है ना। इस टाइप के लोग होते हैं इंडिया में, इसलिए इंडिया डेवलप नहीं होता। और इसी को मैं कहता हूँ हाइपोक्रेसी, ठीक है ना। हम बहुत कहते हैं कि अंग्रेज हाइपोक्रेट्स है, ये है वो है, लेकिन तुम अगर देखोगे ना तो भारत जब आजाद हुआ था ना, उस टाइम अंग्रेज जो होते थे ना हाइपोक्रेट्स होते थे। उस टाइम के अंग्रेज जो थे ना वो हाइपोक्राइट्स थे। पर अगर तुम आज के अंग्रेज देखोगे, यानी कि 2023 के अंग्रेज देखोगे, तो उन्होंने हाइपोक्रेसी कंप्लीटली छोड़ दी है, ठीक है ना। कंप्लीटली उन्होंने हाइपोक्रेसी छोड़ दी है। जिस भगत सिंह को इन लोग देशद्रोही बोलते थे, अंग्रेज लोग भगत सिंह को क्या बोलते थे? टेररिस्ट बोलते थे ना। 1947 में भी अंग्रेज लोग जो इंग्लैंड के लोग थे, भगत सिंह को टेररिस्ट बोलते थे, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को। लेकिन आज 2023 में भगत सिंह सुखदेव राजगुरु फ्रीडम स्ट्रगल के पार्ट थे, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के पार्ट थे, ये अंग्रेजों ने भी स्वीकार कर लिया है। अब भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को अंग्रेज आजकल देशद्रोही ये नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, टेररिस्ट नहीं बोलते जैसे पहले बोलते थे किसी समय, ठीक है ना। तो अंग्रेजों ने अपनी हाइपोक्रेसी छोड़ दी, इसलिए वो डेवलप हो पाए। पर हमारे इंडिया के लोगों ने अपनी हाइपोक्रेसी आज तक नहीं छोड़ी है, ठीक है ना। इस वजह से इंडिया डेवलप नहीं हो पाता है। समझ में आ रही ना बात? तो ये बात है। अभी मैं और एक एग्जांपल देता हूँ हाइपोक्रेसी का। जैसे कोई ये है, जैसे मान लो कोई SC या ST जो है वो MLA बना या MP बना, ठीक है ना। तो मान लो वो पहले हम्बल बैकग्राउंड का था, ठीक है ना, हम्बल बैकग्राउंड का था, उसी वजह से उसको टिकट दिया गया कि ताकि वो SC ST के लिए काम कर सके MP MLA बनने के बाद। तो होता क्या दोस्तों, ये जैसे ही MP MLA बनता है वैसे ही SC ST के लिए जो भी ग्रांट आती है, ठीक है ना, जैसे ही MLA MP बनता है वैसे ही SC ST के उद्धार के लिए जो भी स्कीम आती है, ग्रांट आती है, उसके पैसे खाता है, ठीक है ना, पैसे खाता है उसके। और कहता क्या है, जब सब खा रहे हैं तो मैं अकेला क्यों ना खाऊं, ठीक है ना, जब सब खा रहे हैं, पूरी दुनिया खा रही है तो मैं अकेला क्यों ना खाऊं, ये तर्क देता है वो, ठीक है ना, मैं अकेला बेवकूफ क्यों रहूं, ऐसा तर्क देता है। तो बताओ SC ST के एम्पावरमेंट के लिए एक SC ST को MLA MP बनाया गया और वो SC ST का उद्धार करने के बजाय वो उनके ग्रांट के पैसे खा रहा है। तो डू यू थिंक सच अ कंट्री विल प्रोग्रेस? इसी को कहते हैं हाइपोक्रेसी, इसी को कहते हैं हाइपोक्रेसी। और ये यही वो MP MLA रहेगा जो आम्बेडकर जी की कसमें खाएगा, संविधान की कसमें खाएगा, वहां स्पीच देगा तो सब SC ST तालियां बजाएंगे, जिनके हक के पैसे खाया वही लोग तालियां बजाएंगे और इसको बहुत अच्छा व्यक्ति मानेंगे, और इसके लिए तालियां बजाएंगे यही लोग जिनके हक के पैसे खाया उसने। समझ में आ रही है बात? इस टाइप का सिस्टम है इंडिया में, और इसी हाइपोक्रेसी के कारण जो इंडिया डेवलप नहीं हो पा रहा है। समझ में आ रही है ना बात? और यहाँ के लोग आज भी बटे हुए हैं, हमारे इंडिया के लोग आज भी बटे हैं। कोई कास्ट के नाम पे बटा है, कोई रिलीजन के नाम पे बटा है, ठीक है ना, कोई लैंग्वेज के नाम पे बटा हुआ है। कास्ट के नाम पे कैसे बटे हुए हैं? तुम उत्तर प्रदेश चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, वहां पे आज भी अपर कास्ट का डोमिनेंस है। यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश चले जाओ, ठीक है ना, वहां पे आज भी अपर कास्ट का बहुत डोमिनेंस है, खाक पंचायत है, ये सारी चीजें। तो देश डेवलप होगा क्या? उनको अपनी कास्ट से मतलब है, उनको देश से मतलब ही नहीं है, उनको अपनी कास्ट को ऊपर उत्थान करना है। उनको वो सवर्ण है, उनको केवल सवर्णों का उत्थान करना है, दूसरों का उत्थान नहीं करना है। तो फिर वो कितना भी राष्ट्रभक्ति का जनगण मन ही क्यों ना गा ले वो, ठीक है ना, नेशनल एंथम ही क्यों ना गा ले ऐसा व्यक्ति, वो कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता जिसको सिर्फ अपनी कास्ट का उद्धार करना है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया, ये तो कास्ट के। रिलीजन के हिसाब से आज भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को वोट देते हैं लोग, जो धर्म के नाम पे लड़ाते हैं, ठीक है ना। तो एक तरफ बात करते हो राष्ट्रहित की, एक तरफ बात करते हो सबका विकास होना चाहिए, वो होना चाहिए, और दूसरी तरफ वोट दे रहे हो ऐसे व्यक्ति को जो पूरी तरीके से ऐसी चीजों में लिप्त है, धर्म के नाम पे भड़काने पे। तो ये हो गई हाइपोक्रेसी, ठीक है ना। फिर लैंग्वेज के आधार पर बटे हुए लोग, तमिलनाडु के लोगों ने आज तक हिंदी घुसने नहीं दिया अपने प्रदेश में, ठीक है ना। हिंदी वाले लोग तमिलनाडु के लोगों को काला कलूटा बोल के उनकी बेइज्जती करते हैं। हिंदी प्रदेश के लोग क्या करते हैं, साउथ इंडियंस को काला कलूटा, कैसा है बे तू दिखने में, इस टाइप की बातें करते हैं हिंदी प्रदेश के लोग, तमिलनाडु के लोगों की खिल्ली उड़ाते हैं। और तमिलनाडु के लोग तमिलनाडु में हिंदी को नहीं घुसने देते, तो लैंग्वेज के आधार पर भी बटे हुए हैं, ठीक है ना, आज भी बटे हुए हैं। और इसी वजह से इसको एक को दूसरे से यहाँ लड़ा दो, यहाँ 1 वर्सेस 2 कर दो, यहाँ 1 वर्सेस 2 कर दो, मतलब फर्स्ट वर्सेस सेकंड, यहाँ फर्स्ट वर्सेस सेकंड कर दो। नेता ये करते जाते हैं, यहाँ फर्स्ट वर्सेस सेकंड कर दो, यहाँ फर्स्ट वर्सेस सेकंड कर दो, यहाँ फर्स्ट वर्सेस सेकंड कर दो, वोट लो, पावर में आओ और फिर इन्हीं का शोषण करो, ठीक है ना। और मान लो नंबर 2 का अपीजमेंट किया, और नंबर 1 को दबाया, ठीक है ना, नंबर 2 का अपीजमेंट किया, नंबर 1 को दबाया, तो क्या होगा, जब ये वोट लेके जब पावर में आएगा तो ये नंबर 2 को भी उतना ही दबाएगा जितना नंबर 1 को, नंबर 1 को भी दबाएगा पर नंबर 1 को कम दबाएगा, नंबर 2 को कम दबाएगा, सॉरी नंबर 1 को ज्यादा दबाएगा, नंबर 2 को कम दबाएगा, क्योंकि नंबर 2 के वोट के बल पे आया है, पर दबाएगा तो दोनों को जब पावर में आएगा वोट लेके। समझ में आ रही है ना बात मेरी? तो ऐसा है कुल मिला, इसलिए इंडिया डेवलप नहीं हो पाता। समझ में आ गई होगी बात मेरी, होपफुली तुमको, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।